हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज्योग्राफी सीरीज़ का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं विच इज़ अर्थ्स इंटीरियर। हम इसको देखेंगे और हमारी सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। बेसिकली अर्थ्स इंटीरियर जो है हमारा दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक होगा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर और दूसरा होगा कंपोजिशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब कैसे हम इसको स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल सोर्सेज से स्टडी करते हैं हमारे अर्थ्स इंटीरियर को। उसके अलावा नेचुरल सोर्सेज स्टडी करते हैं। प्रीलिम्स के लिए नेचुरल सोर्सेज वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड चीज़ हम देखेंगे व्हाट इज़ अर्थ इंटीरियर बाय द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है व्हाट इज़ अर्थ इंटीरियर, ये इंपॉर्टेंट है आपका मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वही चीज़ें कि हमारी जो अर्थ एक सॉलिड बॉल है कि हॉलो बॉल है, ये हमने कभी इमेजिन नहीं किया। बेसिक एनसीईआरटी लाइन से ही है। अगर हम देखें तो द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स। हाईएस्ट पॉइंट जो है हमारा माउंट एवरेस्ट है विच इज़ 8848 या फिर अब 8850 बोल सकते हैं। ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट है। और मरीनारा ट्रेंच जो है वो 11 किलोमीटर्स है। तो अराउंड 8 किलोमीटर्स और 11 किलोमीटर्स के बीच का जो अगर गैप देखें तो इट इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स का गैप है ये। ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ लार्जली द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो जो हमारा कॉन्फिगरेशन बना है अर्थ का, वो कुछ इंटरनल प्रोसेसेस हैं जिसके कारण बना है। एक्सोजेनेटिक एज वेल एज इंडोजेनेटिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। अब एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस वो होती हैं जो आउटसाइड ऑफ द अर्थ काम करती है। इंडोजेनेटिक ऑन द अदर हैंड ऐसी फोर्सेस हैं, ऐसी प्रोसेसेस हैं जो इनसाइड द अर्थ काम करती है। और इन दोनों का हम स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ अ रीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट इफ़ द इफेक्ट्स ऑफ एंडोजेनेटिक प्रोसेस आर इग्नोर्ड। ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एंडोजेनेटिक है, क्योंकि ये दिखते नहीं है हमें, क्योंकि ये अर्थ के इंटीरियर में हो रही है तो हमें दिखेगी नहीं। इसलिए इसके इफ़ेक्ट्स को अंडरमाइन नहीं कर सकते। इसके इफ़ेक्ट्स को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टू नो द प्रॉपर फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द अर्थ। It is endogenetic process which plays a significant role in understanding the internal structure and composition of the earth. It will also explain the occurrences of tsunami and earthquake. तो सुनामी और अर्थक्वेक का occurrences जो है वो भी हमें समझ कैसे आएगा, जब हम endogenetic forces को पढ़ेंगे अच्छे से। Though the study of interior of the earth outside the domain of geography, but it is elementary knowledge is very significant. ठीक है। तो जियोलॉजी का स्कोप में आता है आपका जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ की स्टडी है वो, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेसिक ज्योग्राफी समझने के लिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ की समझ होना बहुत ज़रूरी है। दिस बिकॉज द नेचर ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ द अर्थ रिलीफ डिपेंड ऑन द एक्सटेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंडोजेनेटिक फोर्स। जैसे हमने बात करी थी कि क्या एक्सटेंट होगा और कितना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। किस हद तक जाएगा और कितना तेज़ या कितना ज़ोर से और कम मैग्नीट्यूड उसका हो सकता है, इस पे डिपेंड करेगा कि क्या कॉन्फिगरेशन हम बना रहे हैं। Endogenic forces are the forces which originate from deep inside the earth. They have expressed on the surface of the earth from the surface irregularities and unevenness. ठीक है। तो ये बता ही दिया मैंने। एंडोजेनेटिक की डेफिनेशन है ये, मेंस में आप यूज़ करेंगे। ठीक है। दिस इज़ बेसिकली डेफिनेशन। मैं नोट्स जो है वो अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये डेफिनेशन आप कभी भी कोई भी आंसर आता है जिसमें एंडोजेनेटिक फोर्स की बात की जाती है, तो वहाँ पे ये डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे कि इट इज़ द फोर्सेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ और एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलरिटीज एंड सरफेस इवननेस। ठीक है। अनइवननेस, तो सरफेस की जो अनइवननेस है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यूज़ है, कहीं प्लेन है, तो ये जो अनइवन सरफेस है ये एक्सप्रेशन है ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है। Nonetheless, our knowledge of the Earth's interior is increasing with every passing day, though it is relatively shallow due to lack of any direct access to interior of the Earth. ठीक है। हमारे पास में जो नॉलेज है वो बहुत शैलो है। हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि हम उतना डीप पहुंच नहीं पाए हैं अर्थ की कभी भी। लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सेस है, इसलिए हमारे पास में इंटीरियर ऑफ द अर्थ की कोई नॉलेज नहीं है। द माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है फ्यू किलोमीटर्स तक, और रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ अराउंड 6370 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 6500 मान के चलो। इतना किलोमीटर नीचे जाना हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करते हैं। सर्टन पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है डायरेक्ट सोर्सेज से, जो कि हम आगे देखेंगे, और इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हम आगे देखेंगे। तो सोर्सेज़ की अगर हम बात करें जहाँ से हमको पता चलता है कि क्या है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल सोर्सेज, एक होता है नेचुरल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज में 3 चीज़ें आती है, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, और नेचुरल सोर्सेज में आता है वोल्केनिज्म और सेस्मोलॉजी। तो इन पर्टिकुलर इवेंट्स या इन पर्टिकुलर फिनोमेनास को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या
इंटीरियर में हो सकता है, उसी को एनालाइज करके हम इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करेंगे, आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करेंगे, जिसमें आता है सबसे पहले आपका टेम्परेचर। तो इसके ट्रेंड्स आपको याद रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम जो है वो ट्रेंड्स के ऊपर ही बिल्ड होती है। ट्रेंड्स पूछे जाते हैं कि आप नीचे जाओगे तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, कितनी डिग्री से हो सकता है, ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना है। इट इज़ मोस्ट ईजिली अवेलेबल सोर्स व्हेन वी गो इनसाइड अ डीप माइन वी फील द टेम्परेचर इंक्रीज़। ठीक है, साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है कि द टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द रेट ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मीटर्स। तो ये रेट है, हर 10 डिग्री पे 32 मीटर, हर 32 मीटर्स पे 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ होता है। रेडियो एक्टिविटी और कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटी फोर्सेस इनटू थर्मल एनर्जी आर द मेजर रीजंस। तो रीजंस क्या हैं, रीजंस ध्यान रखने, रेडियो एक्टिविटी है एक तो, है ना, हमको पता है हमारी, जब हम आगे पढ़ेंगे अर्थ इंटीरियर को हमको पता चलेगा कि जो लेयर्स है उसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो ट्रैप्ड है मोल्टन मैग्मा के फॉर्म में, जो करंट्स, रेडियो एक्टिव करंट जो होते हैं उसकी वजह से हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो उसके ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, मोल्टन लावा के ऊपर। तो दिस इज़ बेसिकली, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से वो हीट आती है। और कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटी फोर्स इनटू थर्मल एनर्जी, है ना, क्योंकि ग्रेविटी आप जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका आर कम होता जाएगा, और अगर हम ग्रेविटी इक्वेशन जानते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन आर, जैसे जैसे आर आपका कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी ग्रेविटी का फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये ग्रेविटी का फोर्स बढ़ेगा और थर्मल एनर्जी इससे कन्वर्ट होगी तो और ज़्यादा आएगी। मेजर रीज़न होते हैं इसके। एंड थर्डली द पुअर कंडक्टिविटी ऑफ द रॉक्स टू द हीट ऑल्सो अ रीज़न वाई द हीट विच इज़ जनरेटेड वो इंटीरियर से बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि जो हमारी रॉक सर्फेस है, जो यहाँ लावा या मैंटल है, वो मैंटल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है और यहाँ पे हीट जनरेट हुई है, लेकिन ये पूरा एरिया जो है ये रॉक्स का है। तो अब ये हीट जो है यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगी इतनी ईजिली, इसलिए यहाँ ट्रैप्ड रहेगी। और जैसे जैसे आप नीचे इसके पास जाओगे तो आपको फील ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। तो रीज़न हमें याद रखना है रेडियो एक्टिविटी और कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटी फोर्सेज इनटू थर्मल, और ये इंक्रीज़ करता है किस रेट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मीटर्स। उसके अलावा और तो कैलकुलेशन सजेस्ट करते हैं कि 1 किलोमीटर के बाद 300 डिग्री सेंटीग्रेड से आता है। और फिर ये जो पर्टिकुलर हमने देखा है टेम्परेचर कन्वर्जन वाला, जो देखा था कि 30 या 33 मीटर के आसपास 10 डिग्री गिरता है, ये अराउंड हो जाता है 1 किलोमीटर के अंदर 300 डिग्री का रेंज होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट साइंटिस्ट हैव नोटिस द टेम्परेचर इंक्रीज अबव द सेट रेट इंक्रीज अप टू 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फेस, बिलो द डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर सर्फेस टेम्परेचर इंक्रीज है बट विथ इज रिलेटिवली स्लो। मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ये जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ होना, उसका रेट कम हो जाएगा, रिलेटिवली स्लो। मतलब ये पहला जो डिस्टेंस है यहाँ पे 10 किलोमीटर जब आप जा रहे हो तो ये हो सकता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए, लेकिन जब आप इसके बाद 10 किलोमीटर जाओगे तो वो शायद 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ही बढ़े। ठीक है, तो ये जो रेट है ये कम होते जाता है जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो। नियर एट द कोर एस्टिमेटेड टेम्परेचर इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना है, क्योंकि अगर हम इस वाले मेजरमेंट से जाएंगे कि 10 डिग्री 33 मीटर्स पर बढ़ रहा है, तो जो हमारा कोर का टेम्परेचर है वो कुछ लाख सेंटीग्रेड्स में आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है कि कोर जो है वो सॉलिड है और इस टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ का सॉलिड रहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये डिराइव करते हैं इनडायरेक्टली कि हमारा जो टेम्परेचर है इज़ अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ नॉट स्टिल सो हाई दैट कैन मेल्ट एंड इवापोरेट एनी सब्सटेंस। ठीक है, अभी भी इतना हाई है कि किसी भी सब्सटेंस को ये इवापोरेट कर सकता है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि स्टेट क्या है हमारे कोर की, या वो क्या है। ठीक है, अभी भी हम उसी क्वेश्चन पर अटके हुए हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं प्रेशर। ठीक है, तो अब क्योंकि टेम्परेचर से हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो हम प्रेशर को देखेंगे। बिकम्स ऑब्वियस चॉइस एंड सोर्स ऑफ स्टडी मेनली ड्यू टू 2 रीजंस। क्या क्या रीजंस है, एक तो इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ में प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, हमको पता है ये लॉक की लेयर है आपकी फर्स्ट किलोमीटर के अंदर, बट फिर 10 किलोमीटर नीचे चलेगा तो दिस इज़ योर रॉक की लेयर। तो ये इस पॉइंट पे जो प्रेशर है ये पूरे का प्रेशर आएगा, इसलिए जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ होती जाएगी आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक है, द कैलकुलेटेड टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर इज सो हाई दैट इट कैन मेल्ट द रॉक्स ऑफ इंटीरियर ईजिली। वी कैन वी एक्सेप्ट दैट मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मोल्टन स्टेज। तो जब हम देखते हैं कि अगर एक लेयर की हमको पता है कि भैया इतनी लेयर हैं और फिर हमारे पास में रेडियस भी कि अराउंड 6400 किलोमीटर्स का रेडियस है हमारे पास में, तो अगर हम इस सेंटर पे जाके कैलकुलेट करें कितना प्रेशर लगता है तो इतना हमें मिलता है कि किसी भी चीज़ को वो मेल्ट कर देगा, इतना हाई प्रेशर है। बट क्या हम इससे ये मान सकते हैं कि सब कुछ जो अंदर है वो मोल्टन स्टेट पे है?
So the pressure caused by the weight of overlaying rocks is so high that it can go up to 3 to 4 million atmospheric pressure per square centimeters. ठीक है, हम जो है वो 1 ATM पे जीते हैं. हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 ATM होता है बेसिकली, जनरली जो नॉर्मल टैंक्स में होता है वो, और ये है 3 to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 3 to 4 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज़ टू हाई. किसी भी चीज़ को मेल्ट कर देगा. बट हमें ये भी पता है कि अगर प्रेशर हाई होता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो भी होता है किसी चीज़ का वो इंक्रीज़ हो जाता है. इसका एग्जांपल हमने कहाँ देखा है, जब हम प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं. तो प्रेशर कुकर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, यूपीएससी पूछ चुकी है एक बार, आई गेस 2022 के पेपर में ये पूछा था कि कुकर जो प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रेशर का ही है. जब एक बार आप प्रेशर लगा देते हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री से 140 डिग्रीज़ में हो जाता है मान लो. तो अब जब तक वाटर बॉईल होगा तब तक आपकी सब्ज़ी खिचड़ी या जो भी आपने इसके अंदर डाला है वो पक जाएगा. ठीक है, तो यही बेसिक प्रिंसिपल होता है. तो यहाँ पे भी वही चीज़ लगती है कि इतना हाई प्रेशर किसी चीज़ पे होगा तो ऑफकोर्स सी बात है जो रॉक्स इसके अंदर होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा और वो मेल्ट इतना ईजिली नहीं होंगे. वेरी ऑब्वियस दैट सच इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट. वाई इन द अपर पार्ट एट लीस्ट रॉक्स डू नॉट मेल्ट इवन दो द टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई टू मेल्ट द रॉक. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों जो अपर पार्ट में जो रॉक्स है वो मेल्ट नहीं कर जाते इवन टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है. ठीक है, जो हम मेंटल की बात करते हैं वहाँ पे हम बोलते हैं कि सेमी सॉलिड है और फिर ये सब चीज़ें. तो यहाँ पे क्यों मेल्ट नहीं हो पा रहा सब कुछ, क्योंकि टेम्परेचर तो हाई है बट प्रेशर भी इतना हाई है कि वो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा देता है उसका. ठीक है, so inferring that high density of the core of the earth is due to very high temperature, high pressure prevailing there because of superincumbent load is also very long, as there is an upper critical limit each rock beyond which the density of the rock cannot be increased. ठीक है, तो ये भी बात सही है कि अब आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता जाएगा. ठीक है, क्योंकि हर एक रॉक की अपनी एक अपर लिमिट होगी, क्रिटिकल लिमिट होगी जहाँ पे वो जाके उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते. और अगर आप डेंसिटी किसी चीज़ की नहीं बढ़ा सकते हो तो आप उसका मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं बढ़ा सकते. ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि भाई कोर की डेंसिटी क्यों है हाई, तो प्रेशर की वजह से तो नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है और उसकी भी एक लिमिट है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको हमारे सवाल का आंसर नहीं मिलता है कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसमें क्या है, कितना है, क्या मोल्टन स्टेट में है या कितना टेम्परेचर है या किस स्टेट में है, ये आंसर हमको अभी भी नहीं मिलता है. क्योंकि क्रिटिकल लिमिट वाला जो सवाल है, ये जवाब है, ये हमको रोक देता है उस चीज़ से. तो हम आगे चलते हैं. Therefore, it leads to the conclusion that high density of the core, if not due to very high pressure, is due to the kind of material present there which have intrinsically heavy density. ठीक है, तो अब हम ये कहना चाहते हैं, तो अब ये सब चीज़ों का वही है ये वाला मीम की कहना क्या चाहते हैं भाई इन सब चीज़ों से. तो बेसिक हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि इतना सब जो हम बोल रहे हैं कि भाई बहुत हाई प्रेशर है और डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो सिर्फ प्रेशर की वजह से नहीं है, वो मटेरियल ही ऐसा है जिसकी डेंसिटी हैवी. ठीक है, तभी जाके वो इतने हाई प्रेशर और इतने हाई टेम्परेचर पे भी सॉलिड स्टेट मेंटेन कर पाएगा या डेंस रह पाएगा या झेल पाएगा इतने प्रेशर को, क्योंकि वो मटेरियल ही हैवी डेंसिटी है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट द कोर इज मेड अप ऑफ हाईली डेंस मेटालिक मिनरल्स जैसे कि आयरन और निकल, इसलिए उस लेयर को हम नाइफ लेयर बोलते हैं. ठीक है, निकल एंड फेरस. अब हम आ जाते हैं डेंसिटी के ऊपर. तो इट इज़ प्रूवन फैक्ट दैट अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वेरी डाइवर्स मटेरियल एंड इट इज़ known that the earth reached into its present solid state due to gradual cooling from gaseous to liquid state. ठीक है, तो मुझे पता है कि पहले हम गैशियस स्टेट में था पूरा अर्थ, फिर वो धीरे धीरे कूल होता है और कूल होने के बाद में वो आज की स्टेट में आ जाता है. When the earth was in boiled liquid state, the process of cooling was going on in its core. The lighter material जो है magnetic material due to buoyant force started upwelling and on the surface and the cooling took place with relatively faster rate than interior. ठीक, तो ये होता है. सबसे पहले हमारा जो अर्थ था वो बॉल ऑफ फायर था, पूरा ही गैशियस स्टेट में है और मटेरियल वगैरह सब गैसेस फॉर्म में है इसके अंदर. तो जो कोर में है वो सबसे जो डेंस मटेरियल है वो कोर में चला जाएगा और जो भी आपका लाइटर मटेरियल है वो ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो जो लाइटर मटेरियल है ऊपर आ गया और कोर वाला जो है वो डेंस मटेरियल है. तो अब ये लाइटर मटेरियल जो है जल्दी हीट लूज़ करेगा यहाँ पे हमने की वजह से और ये कूल हो जाएगा. ठीक है, और ये कूल हो जाएगा, यहाँ पे एक सॉलिड लेयर बना देगा और अंदर का कोर जो है वो अभी भी डेंस लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में ही है और धीरे धीरे वो कूलिंग करेगा. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा हुआ है. तो इसलिए डेंसिटी की अगर बात करें तो ऊपर वाले जो रॉक्स है वो लोअर डेंसिटी के होंगे और जो नीचे वाले रॉक्स होंगे वो हायर डेंसिटी के होंगे.
एज आप नीचे जाते होगे आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी रॉक की। उसका रीज़न क्या है वो भी हमने समझ लिया। सो हमने देख लिया कि लो डेंसिटी जो है वो ऊपर वाले रॉक्स की रहेगी और सरफेस टेम्परेचर आपका लो जाएगा और जो जैसे नीचे जाता होगा टेम्परेचर हाई रहेगा। Therefore, Earth got the rock system which is lighter in density rocks are found on the surface, relatively denser जब नीचे फाउंड होंगे। ये सब चीज़ें देख ली हमने। वेरी नेचुरल दैट द रॉक्स विथ मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो कोर में मिलेंगे विच इज़ अराउंड 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लीस्ट डेंस रॉक्स जो है सरफेस पे विच इज़ 2.6 to 3.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी की बात करें इसके अलावा हाउएवर द एंटायर डिस्कशन प्रूव्स द वन पॉइंट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड डेंसिटी ऑल इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। हमने देख लिया ये सब चीज़ें। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जैसे जैसे जाओगे तो ये तीनों चीज़ें बढ़ेगी, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। नेवरदलेस वी आर अनेबल टू नो द रियल पिक्चर। हमको अभी भी नहीं पता कि कितना बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है। चलो हमने इनडायरेक्टली निकाल लिया, बट क्या है लेयर्स में, क्या है, कौन सा रॉक सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी किस स्टेट में, हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा। रियल पिक्चर रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ रॉक केमिकल कंपोजिशंस लाइक सॉलिड, लिक्विड क्या है, डिफरेंट डेंसिटी ऑफ लेयर्स रॉक, ऑथेंटिक मैनर में हमको ये सब चीज़ें निकालने के लिए डेटा की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनसे तो हमें नहीं पता चल रहा, इसलिए हम लोग दूसरे सोर्सेस को स्टडी करेंगे। दूसरे सोर्सेस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे पास में आता है वोल्केनिज्म। ठीक है, तो वोल्केनिक एरप्शन फॉर्म द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। एज व्हेन वोल्केनिक मैटर इज थ्रोन इनटू द सरफेस इट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे आप वोल्केनिक मटेरियल जब वो सरफेस पे ले जाते हो तो वो एनालिसिस के लिए अवेलेबल हो जाता है। वोल्केनिज्म इट इज़ एन एक्टिविटी इन विच हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा एंड लावा comes out of the earth onto the surface of the earth from the interior। ठीक है, जब हॉट मॉल्टन मैग्मा और लावा, ठीक है, मैग्मा जब वो अंदर होता है तो मैग्मा होता है, सरफेस पे मॉल्टन फॉर्म में आ जाता है तो वो लावा होता है। ठीक है, तो मैग्मा और लावा जब बाहर आते हैं अर्थ सरफेस पे इंटीरियर से, उसको हम वोल्केनिज्म कहते हैं। मॉल्टन रॉक डीप इनसाइड द अर्थ जो है मैग्मा होता है। वंस मैग्मा इज इजेक्टेड ऑन द अर्थ सरफेस उसको लावा बोलते, बता दिया मैंने आपको। वोल्केनिज्म की अगर बात करें तो वोल्केनिज्म में इट रिवील्स फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या, तो पहले तो मॉल्टन स्टेट ऑफ मैग्मा रिवील्स दैट इंटीरियर का टेम्परेचर इज़ हाई इनफ टू मेल्ट एनी रॉक। तो अगर कुछ अंदर से मॉल्टन स्टेट में आ रहा है तो हमको ये तो पता है कि अंदर का टेम्परेचर इतना हाई है कि वो इसको पिघला रहा है। उसके बाद इंटेंसिटी विथ विच मैग्मा इरप्ट्स, ये कहता है कि भाई नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इस हाई प्रेशर की वजह से ही तो कोई इतना नीचे से कुछ चीज़ ऊपर आ रही है और इतना तेज़ी से इरप्ट हो रही है। ठीक है, तो प्रेशर हाई है। जैसे अगर आपने दिवाली का अनार देखा होगा तो उसको बहुत फुल पैक रखते हैं और उसके ऊपर प्रेशर बहुत हाई रखते हैं ताकि वो हाइट अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये प्रेशर वाला जो है, जो सुतली बम देखा होगा तो उसको सुतली से पैक किया जाता है ताकि प्रेशर बहुत हाई रहे और साउंड जो है वो बहुत तेज़ आए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये पता चल गया। और केमिकल स्टडी जो मैग्नेटिक मटेरियल की हम करते हैं वो ये बताता है कि इट इज़ ऑफ रिलेटिवली हाई डेंसिटी। तो अभी तक जो हमने इनडायरेक्टली समझा था हाई प्रेशर, डेंसिटी वगैरह, वो सबका प्रूफ हमको वोल्केनिज्म से मिल जाता है कि हाँ ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। वोल्केनिज्म देयरफॉर वॉट एवर द नॉलेज वी हर्ड इनफ आर्टिफिशियल सोर्सेज से हमको पता चल जाता है, क्योंकि वोल्केनो हार्डली जो है 200 किलोमीटर्स के नीचे से ज़्यादा नीचे से नहीं आते, मतलब। ठीक है, इतना हमको पता है कि वोल्केनिज्म जो है वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे से नहीं आता है। तो इसके और नीचे का कैसे पता करें? वोल्केनिक एक्टिविटी रिवील्स द सीक्रेट्स अपॉन अप टू द डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर्स ओनली, वेराज हमको तो पता है कि अर्थ की जो डेप्थ है वो कितनी है, 6370 किलोमीटर्स, कोर ऑफ द अर्थ। ऑल्सो द क्वेश्चन अराइजेस कि लेट द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड लावा ड्यूरिंग द वोल्केनिक एरप्शंस। तो ये लिक्विड है कैसे, इसका भी एक सवाल हमको पता चलता है, क्योंकि हमने वही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली एनॉमली देखी थी अभी इसके पहले। ठीक है, वोल्केनिज्म जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारे सवालों का अलग से जवाब देंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं अर्थ इंटीरियर का। सेस्मोलॉजी, तो सेकंड जो सोर्स है वो हमारा आ जाता है सेस्मोलॉजी। ठीक है, शायद ये हमारे सवालों का सारा जवाब दे दे। तो स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर एंड सेस्मिक वेव्स आर एबल टू ट्रैवल थ्रू एंटायर मीडियम ऑफ द अर्थ। द सेस्मिक वेव्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग ऑकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक्स। तो जो सेस्मिक वेव्स होती है जो अर्थक्वेक के टाइम पे जनरेट होती है वो हमको हमारे सवालों का आंसर देगी, और वो इंटायर मीडियम से क्रॉस करके अर्थ की सरफेस तक आती है। अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जनरेट वेव्स दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो सेस्मोलॉजी द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस। तो जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज होती है उसको हम फोकस बोलते हैं, और
इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोसेंटर, और उस पॉइंट के नियरेस्ट जो है सरफेस पे पॉइंट होता है उसको हम एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, तो एपिसेंटर हमेशा याद रखना सरफेस में होगा, और फोकस जो है वो डीप इनसाइड द अर्थ होगा, ये ध्यान रखना। इट इज़ डायरेक्टली अबव द फोकस। ठीक है, और किसकी बात कर रहा हूँ, एपिसेंटर की। दिस इज एपिसेंटर, दिस इज फोकस। Seismology is the science which studies the aspects of seismic waves which are generated during the occurrences of the earthquake। ठीक है, स्टडी अगर करते हैं हम सेस्मिक वेव्स को तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेस्मोलॉजी बोलते हैं। हाँ, तो भाई अब हमको ये पता चल गया कि बाहुबली को किसने मारा, पर क्यों मारा ये वाला जो जवाब है वो अगले वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो अभी इसमें हमने सेस्मोलॉजी पढ़ ली है, उसके अलावा हमने वल्केनिज्म पढ़ लिया है, और प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है अर्थ की सरफेस के साथ में वो हमने देख लिया है। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद द वीडियोस ताकि आपको पता चले कि भाई और क्या क्या चीज़ हम इसके अंदर देखने वाले हैं, अर्थ इंटीरियर को हम कैसे फाइनली डिकोड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड टाइम, एंड कीप स्टडिंग।